नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करते हैं दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरी की बात करेंगे। आपको तो है आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कंसेप्ट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछले क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए 15 बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे मैथ्स पेडागोजी के। जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाने हैं प्रश्न उसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। और अभी जो सीटेट के एग्जाम हुआ है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए, क्रिएट क्वेश्चन थे, क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे सबमिट किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चनों के साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को अपना फीडबैक बताना है, अपना आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताना कि 15 में से कितना स्कोर है। पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। दोस्तों अगर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों को क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र के प्रयोग करके, आयत के क्षेत्रफल की गणना करके, या दोस्तों आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, या इकाई वर्गों की गणन की सहायता से आकृतियों को क्षेत्रफल की गणना करना, यह आपका हो जाएगा विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कक्षा 5 का विद्यार्थी है जो समतल आकृतियों को क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है, तो कक्षा 5 के विद्यार्थी को विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल का मापना यहाँ पे कराया जा सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देखेंगे दोस्तों, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना विकार करते समय कक्षा में निम्न पहेली को प्रयोग करता है कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा। आप लोग देखते होंगे, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप देखते हैं कि जब आप एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, ठीक है, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का, ठीक है, विकार करते समय कक्षा में निम्न पहेली का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, मैं जो है 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, या योगात्मक आकलन करना, या विद्यार्थियों को दहाई इकाई और संकल्पना से परिचित कराना, यह हो जाएगा कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग फीडबैक करेंगे दोस्तों। राइट ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों को दहाई और इकाई संकल्पना से परिचित कराना। जैसे बोला कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, तो यह गतिविधि का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में दहाई और इकाई की संकल्पना को परिचित कराना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। धन्यवाद सभी दोस्तों का। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषणात्मक कौशलों में सुधार सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक होंगे। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, ठीक है, आपका रवल की पहचान व संक्रिया को निष्पादित करना। कुछ मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः या सही, या आपका सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो आपको पता है जिस ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा, अगर अचानक 1-2 ऑप्शन छोटे दिए हो, अचानक आपका कोई बड़ा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, उन तीनों ऑप्शन को मिला के, तो समझ लीजिए वही कुछ ना कुछ डाउट है, वही आंसर होगा, क्योंकि वह अलग ऑप्शन होता है। तो योग और व्याकरण पर आधारित जो है शब्दों में दिए गए अवकाश होगा, साथ ही साथ संप्रेषणात्मक कौशलों में सुधार, सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने की आकलन का जो शीर्षक होगा वही हो कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करते रहें, और इसी तरह क्वेश्चन सिलेक्शन पाने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग जो है में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। अगर कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों में सहायता नहीं करता है, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने या शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में या स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तो बात कर रहे हैं, आप कक्षा 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 2 की बात कर रहे हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग, अबेकस का प्रयोग जो है इन ऑप्शनों में से जो है विद्यार्थियों की सहायता नहीं करेगा। क्या सहायता नहीं करेगा? आप लोग जानते हैं कि शब्दों में दी गई संख्याओं के सामने संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करता है, अबेकस का प्रयोग बात करेंगे। बाकी जो है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में आपको अबेकस का प्रयोग मिलेगा, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने को अबेकस का सहायता मिलती है और स्थानीय मान की महत्ता को समझना, लेकिन शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एनसीएफ से प्रश्न जरूर आता है और एक आपको एनसीएफ से पार्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगा। वैसे ऑलरेडी पिछले साल हमने बनाया था 2020 में, फिर एक आपको पार्टिकुलर नए तरीके से वीडियो बनाएंगे जिससे क्वेश्चन भी रहेंगे एनसीएफ से रिलेटेड पूरा, क्योंकि आपको होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में एनसीएफ से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय परिचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण के किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। यह दोस्तों हो जाएगा गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का पत्रक देना या विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। मैंने आपको क्या बताया था, इन तीनों ऑप्शनों को मिला दिया जाए, अकेला आपका एक ऑप्शन पहला ही है जो आपका पॉजिटिव ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका भी शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, यानी सत्र के अंत में जो है परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, प्रगति पत्रक को भरना। तो गणित में निदानात्मक, देखिए कोई बच्चा जो गलती कर रहा है उस गलती को पहचाना जाता है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहचाना जाता है। यानी निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर है कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, भावी शिक्षक बंधु हैं, आप ये बताइए मेरे दोस्तों कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती, राजन क्या है? एक बालक है और उसके सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ या गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता। तो ये सारे प्रश्न करना एक बालक का वह है कि राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा है गुणा करूं या भाग। अगला प्रश्न, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों में आपसी होते हैं, और उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा संबंधों को बढ़ावा देते हैं कि एक बेहतर अवसर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकते हैं, मतलब एक शिक्षक को आकार एक शब्द पढ़ाना है, उसके लिए क्या है, एक ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं दोस्तों? क्योंकि आप लोग जानते हैं आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों में के आपसी क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? ये बार बार रिपीट हुआ है। आई थिंक मुझे पता है 90% लोगों को यह क्वेश्चन पता होगा, जो टीटी से जुड़े हुए हैं, शिक्षक से जुड़े हुए हैं, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। तो विज्ञानों का सिंह द्वार सभी लोग जानते हैं। हम बेकन की बात करते हैं, रोजर बेकन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? रोजर बेकन ने कहा है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्या है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा दी थी किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रोएमक्रो, स्किनर। तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा करना है। मन लगाकर समाज यानी कि किलपैट्रिक की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और इसके बाद मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। गणित विभाग का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है ड्यूट का, वेकन का, डटन का, प्लूटो का। तो मैं आपको कई बार एक कुछ चीज़ें बताता हूँ, लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ, लॉजिकल ऑप्शन, लॉजिकल टैग बताता हूँ कि गणित विभाग का वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब आप डटकर मेहनत करेंगे। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। जी हाँ दोस्तों, गणित विभाग का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, शक्ति प्रदान करना है। और शक्ति आप में कभी आएगी जब डटकर आप लोग अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो डटकर शक्ति प्रदान करना है, अर्थात यह कथन डटन का हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? कोई भी दोस्तों गणितज्ञ है, उसको कार्यों की प्रशंसा करना हो तो किस मूल्य से संबंधित होगा? बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दे दिया किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना। अब आप ये बताइए, हम आपके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन मिलेगा। बिल्कुल 101% श्योर एंड प्योर है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा भैया। ये जान लीजिए, जायसवाल सर बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। जो मेहनत करता है सफलता उसको अवश्य मिलती है, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। मेहनत कंटिन्यू करना है आपको। तो कार्यों की प्रशंसा किस मूल्य से संबंधित होगा? तो ये होगा सौंदर्यात्मक मूल्य हो जाएगा, क्योंकि आपके कार्य की प्रशंसा की जा रही। तो प्रशंसा क्या हो जाएगा? यह सौंदर्यात्मक मूल्य कहलाता है। और गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण कौन सा है? मूर्त होना, असंकेतिक होना, अकम होना, रसहीन होना। सभी लोग कमेंट करेंगे। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है दोस्तों, वह गुण है आपका मूर्त होना। मूर्त क्या होता है? जिसे हम छू सकें, जिसे हम महसूस करें, वो हमारा होता है मूर्त। कहते हैं ना कि मूर्त से अमूर्त की यह सूत्र शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो भैया मूर्त वो होता है जो हमें छू सकें, महसूस कर सकें। ठीक है, उसे हम छू सकें, ये समझ लीजिए, जिसे हम छू सकें। और अमूर्त वो होता है जिसकी कल्पना करते हैं, वो हमारा अमूर्त कहलाता है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो गणित के अध्ययन में एक बच्चे में निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है? आगमन करने पर, निगमन करने पर, सामान्यीकरण करने पर, या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है? वह आपकी योग्यता क्या आगमन भी है करने पर है, निगमन करने पर है, या सामान्यीकरण करने पर है, या इन सभी पर है। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है? तो आगमन करने पर भी विकास होता है, निगमन का विकास होता है, और सामान्यीकरण करने का, अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और एक क्वेश्चन देखने के बाद आपका मॉक क्वेश्चन करेंगे। और मॉक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको पता है डेली हर एक प्रैक्टिस सेट में एक मॉक क्वेश्चन होता है, आपका आंसर मिलेगा और अगली क्लास में उसका आंसर बताया जाता है। दोस्तों गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है, यह कथन है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना 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 आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि सभी को सिलेक्शन अपना अपना चाहिए। अगर सिलेक्शन अपना अपना चाहिए तो प्रत्येक क्वेश्चन का अपना अपना आंसर और फीडबैक करें। तो गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। यह कथन प्लेटो का है, रिस्क का है, स्किनर का है, हर्बर्ट का है। तो देखो भैया, रिस्क तो हम ले नहीं सकते, ठीक है,
और स्किनर महाराज तो यहाँ आएंगे नहीं, और हार्ट अटैक तो हो नहीं सकता, हर्बर्ट हमारे आएंगे नहीं क्योंकि हमें कोई भी गड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। तो गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। कैसा विषय है? मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करता है। वाह क्या बात है! कौशल का विकास करता है। तो ये कोई और नहीं, आपके महाराज प्लेटो की बात करेंगे। जी हाँ, अगर नाश्ता करना हो तो प्लेट जरूरी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, नाश्ता करना हो तो प्लेट जरूरी होता है, और मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करना हो तो प्लेटो भी जरूरी होता है। ये लॉजिकल पॉइंट याद रखिएगा। और आज का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मॉक क्वेश्चन है आप सभी प्यारे मित्रों का, शिक्षक बंधुओं का। मॉक क्वेश्चन देखिएगा और मॉक क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि गणित के अध्ययन में या गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, मॉक क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, तार्किक सोच का, या उपरोक्त सभी का? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, फटाफट कमेंट करेंगे और मैं हर एक प्रत्येक का कमेंट यहाँ पे रीड करता हूँ, प्रत्येक शिक्षक बंधु का, हर एक भाई बहन का, हर एक गृहिणी का जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।